भेज देना भाई जो भी जिसके पास है वाला। अच्छा एक क्वेश्चन फ्लूइड में डिस्कस किया था तुमने जब, लेकिन थे नहीं लोग, दोबारा बताता हूँ। ये वाला क्वेश्चन था हमारे पास 12th क्वेश्चन। ठीक है, इसमें बोला था कि दिस टच द इलिप्सॉइड दिस। तो कंडीशन क्या होगी, एलिमेंट में क्या कंडीशन होगी कि इट टचेस द इलिप्सॉइड दिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये जो आंसर दे रहा है ना वो कैसे दे रहा है, तो पहले हमारे पास सिस्टम था बराबर आर करने का, 3 LR+2 का स्क्वायर प्लस 8 MR+1 का स्क्वायर प्लस NR+3 का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो क्या बना, 3L² प्लस 8M² प्लस N² प्लस R 12L प्लस 16M प्लस 6N प्लस 29 माइनस सी स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, ये चीज़ बनी। अब हमको करना क्या है कि ये ऐसी लाइन गिवन है। ठीक है, एलिमेंट में हमको क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो आर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, एक वैल्यू आनी चाहिए ना आर की, सिंपली हम जानते हैं इस बात को। तो अब क्योंकि आर की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तो ये जो हम लोग जब करते थे टेंजेंट प्लेन वाला चीज़ निकालते थे, तो वहाँ पे क्या करते थे हम कि वहाँ पे 2 1 जो जो x-x1 था, x y-y1 था, z-z1 था, वो अज्यूम्ड होता था कि वो इलिप्सॉइड पे लाई कर रहा था। ठीक है, अगर इलिप्सॉइड पे 2 1 3 लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 29 बराबर सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वो अजम्पशन था वहाँ पे, ये जीरो हो गया तो एक आर की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आई गई है, तो दूसरे आर की वैल्यू भी जीरो आनी चाहिए, तो इसलिए ये जीरो हो गया। इस तरह से ये आंसर है जो कि गिवन है। ठीक है, लेकिन ये अजम्पशन है, तो हमको क्या करना है, अगर पेपर में ऐसा कुछ आता है तो ठीक है क्या करना है वहाँ पे, क्योंकि ये तो अजम्पशन अगर ना ले तो क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए ना b² - 4ac बराबर 0, दो रूट्स इक्वल का, तो यही लगाएंगे हम लोग। तो क्या बनेगा, 6L प्लस 8M प्लस 3N का स्क्वायर बराबर 29 माइनस सी स्क्वायर, 3L² प्लस 8M² प्लस N²। तो ये आंसर लिखेंगे हम इसका। ठीक है, ये आंसर है सही आंसर। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर क्योंकि हमको पता है कि बुक में ऐसा कुछ आंसर दे रखा है, तो एग्जामिनर का क्या पता क्या है ना। तो इसके बाद यहाँ लिख देना कि इफ़ 2 1 3 लाइज ऑन द एलिप्सॉइड। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 29 माइनस सी स्क्वायर बराबर 0, ये अपनी तरफ से लिख लेना अगर यही आ जाए तो ये 0 कर दोगे तो ये 0 हो गया, तो बचा यही 0, आंसर आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है अपन को। इसके बाद है नो, हमने ये पढ़ लिया था 6 नॉर्मल्स मैक्सिमम ड्रॉ किए जा सकते हैं। कुछ पूछना था किसी को पहले की क्लास का, पहले का पूछना है कुछ। ठीक है, आगे सर बढ़ते हैं। 20th क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन नंबर 20। 20 चेक करते हैं, वो जो मैंने दिया था 2021 2020। यस सर, यस सर। शो फाइंड द लोकस ऑफ द फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स। ठीक है, तो फीट का निकालना है, मतलब एच के आर का, फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट प्लेन्स दिस। तो टेंजेंट प्लेन लिख दो सबसे पहले। ठीक है, हम अधिकतर इसी तरीके से सोल्व करते हैं। ठीक है, जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ जाए, ऐसा आ जाए, तो जन तो एलिमेंट लेके काम करते हैं, और कभी कभी एलिमेंट वाला भी काम करते हैं, लेकिन जनरली ये वाली चीज़ चलती है। ठीक है, जैसे कोई मतलब जहाँ पे 3 4 चीज़ दे रखी है वहाँ पे एलिमेंट वाला काम ज़्यादा सूट करता है बजाय कि एक वैसे ही जा रहा है क्वेश्चन, डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में भाग रहा है इधर उधर, तो उसमें ये सिस्टम करते हैं, x(x1 + y(y1) अपॉन a² + y1 अपॉन b² + z(z) अपॉन c²। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, लोकस फ्रॉम द टेंजेंट प्लेन्स टू द सरफेस बराबर 1। ये क्या हो गया, मेरे टेंजेंट प्लेन्स हो गए। ठीक है, अब बोला है विच कट्स ऑफ फ्रॉम द एक्सेस। ठीक है, इंटरसेप्ट द सम हुज रेसिप्रोकल इज इक्वल टू कांस्टेंट 1/k। ठीक है, तो
तो यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, फीट ऑफ द परपेंडिकुलर है नहीं मेरे पास, वो अपना पा देगा, ठीक है। विच कट ऑफ फ्रॉम द एक्सिस, तो ये कहाँ पे काट रहा है, ए स्क्वायर बाई एक्स वन 0 0 पे, 0 बी स्क्वायर बाई वाई वन 0, एक्स वाई जेड एक्सिस पे यहाँ पे काटेगा। विच, इसका बाद बोला है कि 1 बाई के इसका क्या बन रहा है, सम बन रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल का सम बन रहा है, तो x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस z1 अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। रेसिप्रोकल कर दो, उनका सम जो करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, 1/k के, ठीक है। ये कि नहीं, एक्सिस की टेंजेंट टू द सरफेस, क्वेश्चन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एक्स ऑफ ए स्क्वायर, चलो करते हैं ट्राई, ठीक है। एक तो एक क्वेश्चन ये आ गया मेरे हिसाब से, और दूसरा क्या है, और x1 अगर उस पर लाई कर रहा है तो x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 1 हो गया। अब इसके बाद लोकस ऑफ फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द टेंजेंट प्लेन, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द, तो इस पे हम फीट निकालें तो क्या हो गया, यहाँ से x अपॉन, यहाँ से टेंजेंट का नॉर्मल क्या हुआ, x अपॉन x1 अपॉन ए स्क्वायर, ये प्लेन था हमारे पास, हमको फीट निकालना है ओरिजिन से, क्या इक्वेशन लिख रहे हैं, वाई वन बी स्क्वायर जेड अपॉन जेड वन अपॉन सी स्क्वायर बराबर आर, ये लाइन की इक्वेशन आ गई। और ये एक सेकंड रुकना यार, बराबर आर, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो क्या हुआ, x1 r इंटू इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये है ना, कुछ गलत कर रहे हैं क्या यार अपन, आंसर में तो कुछ और ही दिख रहा है। सर इसके आंसर दो फॉर्मेट में आते हैं। हाँ वही है, दो फॉर्मेट में आता है, तो अभी क्या मतलब गलत कर रहे हैं, एक बुक में मतलब एक जो IMS नोट्स में वैसा आता है, एक और भी फॉर्मेट में आता है। वो जो फॉर्मेट है ना, वही चीज बताना चाह रहा था उसमें, कि जो दो आंसर आते हैं ना, आंसर उसका कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है, जो तुम बोल रहे हो ना, आंसर क्या है, कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। पर फिलहाल ये क्यों नहीं हो रहा है, कुछ दिख रहा है क्या किसी को प्रॉब्लम, सर यहाँ पे x1 की वैल्यू निकाल दो r की टर्म्स में और उसको x1 वाली इक्वेशन में डाल दो। अच्छा तो ये मेरा दूसरा मेथड तो नहीं कर रहा मैं, जो तुम बता रहे हो कि दूसरा भी लग रहा है शायद साइड में, यहाँ तक सही कर रहे थे क्या वैसे अपन लोग, यस सही कर रहे सर। हैं सर, सही कर रहे हैं सही सर। है, सही कर रहे हैं ना। हाँ, सही। तो एक्स अब, तो ये हो गया, यहाँ पे पुट करा तो x1 स्क्वायर अपॉन ए फोर प्लस वाई प्लस z1 स्क्वायर अपॉन सी फोर बराबर 1, तो r की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये सारा जब मिला इधर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे y का आ जाएगा, y1 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन z बराबर आ जाएगा z अपॉन सी स्क्वायर अपॉन सेम चीज़, ठीक है। तो हमको एक्स वाई जेड निकालना है, ये हमारे क्या हो गए, फीट हो गए। तो अब क्या कर सकते हैं,
पहला काम कर सकते हैं, तीनों का स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर करो, ठीक है, और तीनों को सम कर दो, तो क्या बचेगा, ऊपर बनेगा x1 स्क्वायर अपॉन a4 y1 स्क्वायर अपॉन b4 z1 स्क्वायर अपॉन c4, ऐड हो जाएंगे, नीचे एलसीएम सेम है तो, और नीचे स्क्वायर बन रहा है उसी चीज़ का, प्लस z1 स्क्वायर अपॉन c4, ठीक है। तो एक इक्वेशन आ गई है। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है ना कि इसमें जो मैंने लिया है वो अलग तरीके से लिया है, क्वेश्चन ले रहा है वैसे, उसमें x1 y1 z1 को फीट मान के चल रहा है, तो मैंने कुछ अलग अलग अपनी तरह से किया, ठीक है, तो मिक्स मत कर देना कि इसमें क्या चल रहा है। तो ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या बना सकते हैं हम लोग कि हमको पता है कि x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ये चीज़ है बराबर 1 होता है, ये पता है हमको, ठीक है। यहाँ से क्या बना, हम दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दें और स्क्वायर कर दें, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, एक्स का स्क्वायर प्लस बी वाई का स्क्वायर प्लस सी जेड का स्क्वायर, ये करेंगे ना तो आ जाएगा 1 अपॉन x1 स्क्वायर अपॉन a4, यही चीज़ आ जाएगी, नीचे वाली का स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन बनी है, सेकंड इक्वेशन बनी है, ठीक है। तो अभी तक तो हमने के वाली कंडीशन यूज भी नहीं की है, ठीक है, फिर भी ये सब कुछ हो गया। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, 21वां क्वेश्चन जब देखोगे ना, 21वें क्वेश्चन में यही है, सेम क्वेश्चन है ना, तो इन दोनों को सोल्व भी कर देंगे ना हम लोग, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही 20वां क्वेश्चन है। 20वें क्वेश्चन में भी दो कंडीशन तो आ ही रही है, लेकिन एक कंडीशन एक्स्ट्रा और दे रखी है, ठीक है। तो इसका आंसर जो करेक्ट नहीं है, आंसर में क्या है कि एक कंडीशन को इग्नोर कर दिया, इसमें कौन सी कंडीशन को इग्नोर किया है, ये वाली कंडीशन को इग्नोर कर दिया है आंसर के अंदर उसने, फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि ये भी तो कर रहा है ना। तो एक्चुअल जो आंसर होगा इसका, गलतियां हैं बुक में काफी, है ना, ठीक है। तो फिर एक जो तीसरी कंडीशन क्या बनी, ये सम वाली हमने बनाई थी ना, k1 अपॉन k वाली, ये भी तो एक कंडीशन दे रखी है, x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y बराबर 1/k, ठीक है। तो तीनों को ऐड कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो, 1 अपॉन k अपॉन समीशन x1 स्क्वायर अपॉन a4, ठीक है। तो उसमें क्या किया है कि इस कंडीशन को यूज करके और इस कंडीशन को यूज करके आंसर ले लिया, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, पेपर के पर्सपेक्टिव से, पेपर में तो अब ये चीज़ दिमाग में रखनी है, पेपर में आएगा ना तो पहले ये चीज़ करो, ठीक है, उसके ऐसे गोला बनाओ ताकि एग्जामिनर को दिखे भी ना कि ये मैंने निकाल दिया है। उसके बाद बोलो दूसरी कंडीशन भी है, ठीक है, और बोलो कि इन दोनों का कर्व ऑफ इंटरसेक्शन है, और फिर फाइनल लिखो भी दोबारा से, कर्व्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व एंड दिस कर्व, ठीक है, ये आंसर है। एक बार इन दोनों कंडीशन को ले लो, एक बार इन दोनों कंडीशन को ले लो, ठीक है। इस एक समझ में आई बात। सर रिपीट करना सर एक बार। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि नेचुरली जो बन रहा है ना, दो कंडीशन तो बन ही रही है, लोकस तो तुम वैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और दे दी है 1/k की, तो ये तो नहीं कह सकते कि वो उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड तो करेंगे ना आंसर तो, क्योंकि वही मैं बता चुका हूँ पहले की बात, सर्कल की है ना, कि प्लेन की है। दिखने में तो प्लेन भी लोकस है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट क्या है कि सर्कल है लोकस, जब स्फीयर के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो, ठीक है, ये बात कर चुके हैं ना हम लोग पहले भी। तो वही बात है कि अगर ये दो सिर्फ लास्ट वाले दो ले लेते हो तो भी एक लोकस बन रहा है, ठीक है, लेकिन आप इस चीज को इग्नोर कर रहे हो, मतलब आप एक कर्व इग्नोर कर रहे हो, आपने एक कर्व तो ले लिया है सर, ठीक है, लेकिन जो इन दोनों से भी कर्व बनेगा उस कर्व को नहीं लिया आपने, जो कि मान लो ये एक ऐसा बन रहा था, ठीक है, सरफेस, दूसरा बन रहा था ऐसा सरफेस, ठीक है। तो नेट आंसर तो मेरा ये हुआ ना, इंटरसेक्शन, है ना, जबकि आप क्या लिख रहे हो, सिर्फ ये लिख रहे हो। तो अगर ये आंसर अपना फाइनल आंसर है तो ये तो वैसे ही दिखाएगा, है ना, लेकिन अपना एक्यूरेट आंसर लिखना है तो क्या ये आंसर है, मोस्ट एक्यूरेट आंसर, लोकस अगर दिखाना है तो, ठीक है। तो दो कर, एक बार कोई भी दो ले लो, या तो ये दोनों ले लो, फिर ये दोनों, तीन में से दो पेयर्स बना लो और आपस में कंडीशन निकाल दो, है ना, दो कंडीशन आ जाएंगी। 20वां और 21वां क्वेश्चन कंबाइंडली लोकस है 20वें का आंसर, ये कहना चाह रहा हूँ। 20 और 21 का जो आंसर है, 21 का जो आंसर है और 20 का आंसर है जो गिवन है बुक में, है ना, वो दोनों कंबाइंडली आंसर 20 का है। आई समझ Sir, में? why are not x1 and y1 not the foot of perpendiculars? क्या
क्या क्या Sorry, why are x1 and xy, y1 and z1 are not foot of perpendiculars? समझ नहीं आई बात यार, क्या बोलना चाह रहे हो? परपेंडिकुलर Sir, x1, y1, sir, in the, sir, when you go up, sir, how can you go up, sir? Like in the previous page. बुक के हिसाब से बोल रहा हूँ। नहीं सर, थोड़ा ऊपर जाओ सर। हाँ 20वें क्वेश्चन में। हाँ सर, हाँ फिर x1, y1, z1 are foot of perpendiculars, no sir? नहीं, वही तो कह रहा हूँ, इसने अलग लिया, मैंने अपने तरीके से सोल्व किया है। मैंने अलग तरीके से किया है। मैंने x1 y1 z को कोई भी पॉइंट माना है। इसने तो फुट लिया, मैंने फुट थोड़ लिया। फुट तो मेरा x y z है लास्ट में जो लिया, ये है मेरा फुट। मैंने अपने तरीके से किया। इसने पहले फुट को मान लिया, वैसे कर लो, वैसे भी कर सकते हो। इसने क्या किया है, इसने क्या किया है कि x1 y1 z1 जैसे h के r ले लेते हैं, ऐसे x1 y1 z को ले लिया इसने। भाई 0 0 0 है, ओरिजिन से हमने फुट निकाला। फुट निकालना है, सपोज उस वो फुट ये था, ठीक है। तो अब ये फुट था, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो क्योंकि ये चीज़ क्या हो जाएगी, इसके डीसीज हो जाएंगे ना। प्लेन है, प्लेन की मुझे इक्वेशन लिखनी है, तो क्या हो जाएगी, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिखनी है। बोल रहा है ये फुट है, ठीक है। तो डी आर से एच के आर हो गए, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एच एक्स प्लस के वाई प्लस आर जेड बराबर पी। प्लेन की इक्वेशन लिख सकता हूँ, पी सम कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये क्या करता है, टच करता है, तो ऐसे कर लो चाहो तो। ये टच किसको करता है, आपके एलिप्सॉइड को टच करता है, तो उसकी कंडीशन है हमारे पास एल स्क्वायर वाली। तो एच स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होता है ना, एल स्क्वायर अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर अपॉन बी प्लस आर स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। एक कंडीशन तो ये हो गई हमारे पास डायरेक्ट, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, सम वाला हो गया, ठीक है। सम वाली क्या कंडीशन हो गई, पी बाई एच, मतलब एच बाई पी, ये जो इंटरसेक्शन का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो ये बनेगा के बाई पी प्लस आर बाई पी बराबर क्या हुआ, 1 हो गया। दूसरी कंडीशन ये हो गई, ठीक, बराबर 1 बाई के। तो उसने ये दोनों को लगाया है। तीसरी कंडीशन नहीं लगाई है। तीसरी कंडीशन क्या है कि इसमें कैसे तीसरी कंडीशन आएगी, लेकिन क्या वो पॉइंट जो है वो प्लेन पे लाई करेगा? कौन सा पॉइंट, पॉइंट, एच के आर? यस सर। उससे क्या होगा, उससे पी की वैल्यू आ जाएगी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको सेकंड इक्वेशन में रख देंगे तो वही कंडीशन आ जाएगी जो आपने पहले नहीं मेथड से निकाली है। नहीं, तो सेकंड इसमें कैसे कंडीशन आएगी, बता रहे हो कैसे, एच के आर का क्या करना है? एच के आर प्लेन पे लाई करेगा, तो फिर तो वो फर्स्ट अच्छा इक्वेशन में इसमें डाल रख दो, देंगे अच्छा प्लेन इसमें की, रख दो, हाँ तो इसमें पी रख की दो। वैल्यू आ जाएगी। और इसमें प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर पी। तीसरी कंडीशन ये आ गई। क्या तो इसको उठा के तीनों को सेकंड, तो वही आ गई, 3 कंडीशन फिर से आ गई। अब पेपर में क्या है, इसमें बुक में क्या किया कि 2 कंडीशन लगा के आंसर निकाल दिया, जबकि ये कंडीशन में हिडन है, इसको किसी ने देखा ही नहीं, ठीक है। तो कोई भी 3 में से 2 पेयर लो, है ना, और दोनों पेयर से लोकस बनाओ और बोलो कि कर्व ऑफ इंटरसेक्शन। एक्चुअल आंसर ये है। क्या पेपर में चूज करते हो आप पे। 21वां क्वेश्चन भी वही सेम है। 21वें क्वेश्चन में 1 बाई के वाली कंडीशन नहीं दे रखी, जो सम है ना, ये के अलग है, के डैश है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना ये केस। तो कर लेना। और कोई पूछ रह रहा था अपने, या सीधा शुरू करें नॉर्मल पे? नॉर्मल पे आते हैं फिर। हमने बताया था कि एक पॉइंट से 6 नॉर्मल्स बन सकते हैं, ठीक है। 6 नॉर्मल्स का वो क्यों कहता है, क्योंकि बेसिकली 6 स्पीड्स बन सकते हैं ना। जैसे हमने देखा था कि अगर ओरिजिन से हम नॉर्मल्स निकालें तो वैल्यू 6 है हमारे पास, तो इसी को वो चीज़ बोल रहा है कि 6 नॉर्मल्स है। कि एक वैल्यू क्या आएगी भाई, हम क्यों बोल रहे हैं, वो एक्स की वैल्यू क्या थी, ये थी, ठीक है। ऐसे वाई की वैल्यू ये थी, ठीक है। तो लैम्बडा की अलग अलग वैल्यू के लिए एक्स की वैल्यूज आएंगी 6, एक्स वाई जेड की, है ना, 6 वैल्यूज आएंगी। तो एक वैल्यू ये हो गई अगर यहाँ ओरिजिन से करूँ तो, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये और छठा पीछे, ठीक है। तो 6 वैल्यूज आ गई, तो इसलिए हम बोल रहे हैं 6 नॉर्मल्स हैं, ठीक है। अब बनता कैसे हो, मैंने तो इमेजिन किया नहीं। अगर कोई 6 अलग अलग भी बन सकते हैं, वैसे देखा जाए तो नॉर्मल एक ही है ये, ठीक है। दिखने में 2 लग रहे हैं पर है एक, तो 6 भी बन सकते हो, तो पता नहीं एक्चुअल में भी,
फिलहाल है, आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रेटिक कोन थ्रू 6 कॉन्करेंट नॉर्मल्स। ठीक है, तो हमको क्या बताना है, नॉर्मल्स से जो कोन जनरेट हो रहा है ना, तो यहाँ पे नॉर्मल्स का हमको लोकस निकालना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी भाई, अल्फा बीटा गामा कोई पॉइंट लिया हमने, इससे जो भी नॉर्मल्स से हमने बोला ना कि 6 मैक्सिमम है, तो सपोज 6 ही मान लो। तो ये जो नॉर्मल्स बने, इससे 6 नॉर्मल्स कुछ कुछ बनेंगे, कहाँ बनेंगे देख लेना। ठीक है, ज़रूरत नहीं उसकी। तो बेसिकली वो जो जनरेट क्या करेंगे, हमारा कोन जनरेट करेंगे। ठीक है, ये एक बात है। ठीक है, उस कोन की इक्वेशन बतानी है हमको। तो क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, और हमको पता है नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, ये होती है। पहले भी हम कर चुके इस तरह के कई क्वेश्चन। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हुआ, एल अपॉन पी एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर बराबर एम अपॉन पी वाई एम अपॉन बी स्क्वायर बराबर एन अपॉन पी जेड एन अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या है, x1 की वैल्यू हमारे पास थी, ये थी, y1 की वैल्यू है, z1 की भी वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से हम और कोई तरीका है क्या इसका, ये भी देख सकते हैं। x1 की वैल्यू है अगर हमारे पास है तो बराबर r करके बराबर 1 x1 बराबर 6 नॉर्मल से, चलो अभी तो यही दिमाग में फिलहाल। l बराबर क्या हो गया, x1 की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, तो ए स्क्वायर अल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा। तो x1 बराबर, तो l बराबर क्या हो गया, p अप L1 L बटा पी अल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा एम अपॉन टी बीटा अपॉन पी स्क्वायर प्लस लैम्बडा प्लस एन अपॉन बराबर एन अपॉन पी गामा अपॉन सी स्क्वायर प्लस लैम्बडा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या किया है कि इसके अंदर शायद गलत कर दिया, इसके अंदर सीधा क्या करा है कि इसको बराबर में लिख दिया, एल बराबर पी अल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा, ऐसा लिख दिया ना इधर। देखो ये चीज़ नहीं कर सकते मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर किसी को समझ में आए तो बताना, ठीक है, शेयर करना। तो बराबर आर लिख सकते हैं, ये जरूर कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस, एक सेकंड, बराबर पी अल्फा अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा। तो ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा बराबर क्या हो गया, इंटू आर भी है ना शायद, एल बराबर पी अल्फा इंटू आर। ठीक है, पी अल्फा आर बटा एल। ठीक है, और बी स्क्वायर प्लस लैम्बडा बराबर पी बीटा आर बाय एम। सी स्क्वायर प्लस लैम्बडा बराबर पी गामा आर बाई एन। ठीक है, अब हम इसमें क्या है, दो हमारे पास पॉइंट्स हैं। ठीक है, जब लोकस निकालते हैं तो क्या करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास हमेशा क्या होता है कि जैसे एलिमिनेट करने का सिस्टम है, जनरली क्या होता है, इन जनरल की दो इक्वेशंस होती हैं और एक वेरिएबल होता है, तो लोकस निकल जाता है ना एलिमिनेट करके उस वेरिएबल को, दो इक्वेशंस का यूज करके। अब यहाँ 3 इक्वेशंस है, 2 वेरिएबल्स हैं, तो इसको भी एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो बेस्ट क्या है, फर्स्ट में से सेकंड घटाया तो आर पी अल्फा बाई एल माइनस बीटा बाई एम और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है बराबर आर। तो अपन ट्राई कर रहे हैं, जरूरी नहीं है अपना भी सही हो ना, क्योंकि देखो इसके आंसर तो कई सारे बन सकते हैं, अपन को लोकस निकालना है ना अल्टीमेटली। लेकिन इसमें बोल रहा है कि कौन पे भी लाई कर सकते हो ना, तो आर पी बीटा बाई एम माइनस गामा अपॉन एम। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड कर दें तो अल्फा बाई एल माइनस बीटा बाई एम अपॉन बीटा बाई एम
माइनस गामा बाई एन, ठीक है। तो अल्फा बाई एल बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा बाई एम सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस गामा बाई एन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। देखो आंसर आ गया ना, कि उसमें क्या है जुगाड़ करके दिखा रखा है, उसके यहाँ नोट्स देखोगे तो, कि पहले बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या कर रखा है नोट्स में, ऐसा कर रखा है ए स्क्वायर प्लस लैम्बडा बराबर पी अल्फा बाई एल, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे सीधा ऐसे बता दिया, आर बार तो हटा ही दिया। तो अगर ऐसे देखा जाए, ठीक है, इससे आंसर तो बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो 3 इक्वेशंस हैं और एक ही वेरिएबल है, तो इसमें तो कितने ही लोकस बना लो आपस में, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर करके ट्राई करके देखो। जैसे इसमें से क्या बनेगा, पहली इक्वेशन क्या बनी, पहले दोनों में से माइनस कर दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी अल्फा बाई एल माइनस बीटा बाई, तो ठीक है, यहाँ पे मतलब वो क्या आर वाला पोर्शन हटा दिया इन्होंने, तो वो नहीं करना चाहिए, है ना। जब तक जुगाड़ बन रहा है, जहाँ पे अपने पास डायरेक्ट तरीका है तो करो, जुगाड़ बन रहा है तो रट लो, फिलहाल यहाँ जरूरत नहीं रटने की, ठीक है, बराबर। अब देखो अगली क्या, सी स्क्वायर प्लस लैम्बडा बराबर पी गामा बाई एम, तो यहाँ से, या फिर और कोई तरीका है कि लैम्बडा अगर मैं एलिमिनेट कर दूँ तो, मतलब तरीके अलग सारे कई सारे हैं ना, और देख लेते हैं। अच्छा दूसरे दोनों इक्वेशन को घटा दो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सेकंड थर्ड को घटाया तो पी बीटा बाई एम माइनस पी गामा बाई एन, ठीक है। अब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो अपना आंसर आएगा, ठीक है ना, वरना क्या ये खुद में ही आंसर है, एक आंसर है ना, इसमें कौन सा वेरिएबल है, कुछ भी वेरिएबल नहीं, लोकस हो गया ये, एल की जगह वो रख दो, एक्स रख दो, ये एक्स माइनस अल्फा, और एम की जगह वाई माइनस बीटा रख दो, आंसर हो गया अपना, यही खत्म हो गया क्वेश्चन तो, ठीक है। ये दूसरा लोकस ये हो गया, तो बोलते रहो, ठीक है, जबकि गलत है ये, क्योंकि आर तो इसने कंसीडर ही नहीं किया ना। अगर ये आर कंसीडर नहीं करना चाहता है, ठीक है, तो इसको साथ में एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी, ये क्यों कर रहा है, आर नहीं कंसीडर कर रहा है, क्योंकि ये आर भी कंडीशन करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि एक सेकेंड, पी, हाँ देखो, क्योंकि ये डीसीज है ना, ये डीसीज थे हमारे पास, ठीक है, तो साथ में इसको लिखना पड़ेगा आगे। अगर इसको दूसरे तरीके से करना तो ये भी चीज एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, जो इसने अपने तरीके से किया है, ठीक है। तो उसमें एक कंडीशन तो जो इसने लगाई है वो लगाए, मतलब जैसे एक तो ये लिखा है, साथ में एक कंडीशन ये भी लिखे, और फिर दोनों को मिला के सोल्व करें, ठीक है, तब आंसर बने, वरना आर वाला सबसे बेस्ट है ना। जब भी ऐसे लोकस वोकस निकालते हैं ना हम लोग, तो आर रखना चाहिए ना, वो ऐसे डीसी के पीछे नहीं भागना चाहिए ना, वरना डीसी के पीछे भागोगे तो ये कंडीशन अलग लगानी पड़ेगी, फिर झंझट अलग है। ये समझ में आया? इसके बाद क्या है, फीट ऑफ द 6 नॉर्मल्स लाई ऑन द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एलिप्सॉइड, ठीक है, एंड द कोन दिस, है ना। तो अब वो फीट जो अगर होगा तो फीट एलिप्सॉइड पे तो लाई करेगा ही, अब निकालना है कि कौन पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो फीट हमारे पास हम लिख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इश्यू है, यहाँ पे ऐसा नहीं बन पा रहा है जो अपन ने अभी दिमाग लगाया था उधर, यहाँ पे जुगाड़ ही करना पड़ेगा, यही वाला सेम जुगाड़ जो रट्टा वाला है, कि बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा क्यों भी, मतलब ये जस्टिफाइड भी, क्योंकि क्वेश्चन में लोकस नहीं पूछ रहा है एक्चुअली, ठीक है। जस्टिफाइड क्यों है, क्योंकि लोकस नहीं पूछ रहा है, बोला है कि इस पे लाई करता है, तो लाई तो करता ही है, मतलब अगर देखा जाए ये कौन ले रखा है, और अपना मान लो चीज यहीं पे लाई कर रही है सिर्फ, सपोज ये सेक्शन पे लाई कर रहा है सिर्फ अपना पॉइंट, ठीक है, कोन के चारों तरफ, तो कोन पे तो लाई कर ही रहा है ना, तो आंसर तो मतलब कई सारे बनेंगे इसके, लेकिन वो सारे इस कोन पे लाई करेंगे, ठीक है। मैंने बोला ना इनफाइनाइट लोकस बना सकते हो, अगर 3 इस तरह से लैम्बडा दे रखे हैं तो कितने भी लोकस बना सकते हो, बहुत सारे, ठीक है। तो वो जो भी लोकस बनेंगे वो अल्टीमेटली कौन पे लाई करेंगे, ठीक है। तो बात ये है, तो
अब इसमें क्या है, हमको बोल दिया कि इस कोण पे लाई कर रहा है, तो हमने बोला कि तो इसमें जुगाड़ है ना, याद रखना है कि आपको बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वरना तो आप देखो इसमें कितना कुछ पॉसिबिलिटी है। ए स्क्वायर अल्फा अपॉन x1 बराबर क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही बी स्क्वायर बीटा अपॉन y1 बराबर बी स्क्वायर प्लस लैम्डा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ए स्क्वायर अल्फा अपॉन x1 बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लोकस आ गया एक तो, ठीक है। अगर ऐसे देखा जाए तो ठीक है, आंसर तो यहीं खत्म हो गया, लैम्डा ही चला गया अपना, माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी, ठीक है। लेकिन हमको आंसर निकालना है कि कौन पे लाई करता है, ठीक है। इस वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसका एक तरीका तो क्या है कि या तो उसको मैनिपुलेट करो, ठीक है। पेपर में क्या होता है, किसी को याद ना रहे इतना सब, तो टेंशन लेने की जरूरत है। इसलिए क्या है कि बहुत कुछ याद भी नहीं करना होता है ना, सिंपल से क्या है, बोला है कि इस कौन पे लाई करना है, तो लाई करवा के दिखा दो सीधा, क्योंकि वो एक्चुअल में तो लोकस वैसे भी नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, एक पैराबोलॉइड में मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, जहाँ बोलता है कि वो कोई पर्टिकुलर चीज, फीट वीट ही था शायद उसमें, वो एक इस पे लाई कर रहा है, कुछ स्फीयर पे लाई कर रहा है, ऐसा कुछ स्फीयर दे देता है, ठीक है। तो वहां पे वो स्फीयर लोकस नहीं है उसका, वही अगेन वही चीज है कि वो छोटे सा हिस्सा है, ठीक है, और वो हिस्सा स्फीयर का पार्ट है। तो अगर वो हिस्से पे लाई कर रहा है तो स्फीयर पे तो लाई करेगा ही, तो वहां पे स्फीयर नहीं निकाल सकते हम लोग, वहां पे बस वो हिस्सा निकाल सकते हैं, है ना। तो वहाँ क्या तरीका होता है, सीधा इस पे लाई करा के भी दिखा सकते हो, ठीक है। या तो मैनिपुलेट करके दिखाओ कुछ कुछ, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग करके कि देखो कैसे मैंने दिखा दिया, है ना। जैसे इस क्वेश्चन में क्या करता है, ऐसे मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है, या फिर लाई करके भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो रटने की जरूरत नहीं, सीधा लाई कर दो, रिवर्स इंजीनियरिंग कर लगा देना, अगर लगा सको रफ में तो ठीक है। अब इसके बाद अपन वो पढ़ रहे हैं, थोड़ा रिडक्शन पढ़ रहे हैं, लास्ट सेट पढ़ रहे हैं ना, फिर बाद में करेंगे कुछ। तो लास्ट वाले सेट में पहले हम लोग पढ़ेंगे मेथड क्या है ना, बाकी सब सर बाद में देखेंगे। हाँ बोलो। सर वो रिवर्स का क्या बोल रहे थे, एक बार अच्छे से बता दो। रिवर्स इंजीनियरिंग बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि आंसर को देख के ना, देख के सोचो, मतलब उसमें क्या आंसर क्या दे रखा है, देखा भी नहीं मैंने यार, ए स्क्वायर ये दे रखा है शायद, है ना, इस तरह से कौन बना दिया है, इस तरह से बना दी बराबर जीरो। तो अब इसमें देख लो, ऑब्जर्व कर लो, यहाँ तक आई गया हो तो देख लो, यहाँ पे ये चीज़ तो मिल ही गई है मुझे तुमको, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। बोल दो कि मैंने यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, मैंने यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से किया और फिर ऐड कर दिया, ठीक है। एक तो तरीका है कि बोल रहे हो कि मैं इसको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, है ना, और एक बोल रहे हो कि मैंने यहाँ पे ये किया फिर दिमाग लगा के और फिर किया, ठीक है। बस यही है, बाकी फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। वैसे भी इसका कोई लोकस तो बन नहीं रहा है। अब हम रिडक्शन वाला सेट पढ़ रहे हैं ना थोड़ा सा, उसमें प्रोसीजर देखेंगे पहले, सबसे पहले प्रोसीजर क्या है ना, समझना देख लेंगे, अगर समझना होगा बाद में तो पहले प्रोसीजर पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या होता है, हमको कंडीशन गिवन होती है, रिडक्शन वाले में क्या होता है, रिडक्शन ऑफ 2 डिग्री वाले में एक कंडीशन दी होगी बड़ी सी, ठीक है, ये कंडीशन दी होगी। अब इसमें पूछेगा कि ये क्या है ना, ये क्या एलिप्सॉइड है कि हाइपरबोलॉइड है, हाइपरबोलॉइड है तो कौन सा शीट है, ठीक है। या क्या ये कौन है ना, कौन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये पेयर ऑफ प्लेन्स भी हो सकता है ना, ये सिलेंडर भी हो सकता है, कई चीज़ें हो सकती है ना। तो वो हमको आइडेंटिफाई करना होता है, नेचर और उसके एक्सेस वगैरह ये सब निकालने होते हैं कि उसके एक्सेस क्या है, तो उसका प्रोसीजर होता है ना, प्रोसीजर रटना ज़रूरी है ना, समझना देखेंगे अभी बाद में। तो प्रोसीजर क्या है उसका कि इसमें 5 केसेस बनते हैं, ठीक है, 5 केसेस बनते हैं प्लस
जो एक्स्ट्रा केस बनते हैं रिवोल्यूशनरी वाले, जिसमें रिवोल्यूशन वाले केस बनते हैं, ठीक है, जिसमें 5 अगेन बनते हैं, ठीक है, यही 5 और ये 5 दोनों मतलब 3 बनते हैं, सॉरी ये कंपेरेबल है आपस में, ठीक है, 5 समझ लो, अपना आप हो जाएगा बस। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहला जो फर्स्ट केस फर्स्ट होता है ना, बुकिश में मत जाना, जैसे बता रहा हूँ वही फॉलो करना। एक सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डी की वैल्यू, AHG BCFF, ठीक। तो जब D नॉट इक्वल टू 0 होता है ना, तो ये कौन सी किसकी निशानी है, केस फर्स्ट की, ठीक है। तो केस फर्स्ट आइडेंटिफाई ऐसे होता है। केस फर्स्ट में क्या क्या बनता है ये देख लो। केस फर्स्ट में बनता है एलिप्सॉइड, हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 शीट और 2 शीट, ठीक है। और क्या बनता है इसके अंदर, इसमें बनता है कौन भी बनता है शायद, कौन, है ना, ये कंडीशन बनती है इसके अंदर, ठीक है। तो अब ये आइडेंटिफाई करना होता है हमको सबसे पहले। तो क्यों ये इसको ऐसे भी, अब इसमें याद करने का क्या, ये नहीं रटना है इसको सीधा, इसमें इक्वेशन याद रखनी है, वो तो रखनी पड़ेगी भी, लैम्डा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा 3 जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी डैश बराबर 0, ठीक है। तो रिडक्शन, हम रोटेशन ऑफ एक्सेस पढ़ चुके हैं, शिफ्टिंग पढ़ चुके हैं, तो लास्ट में क्या है, रोटेशन और शिफ्टिंग से ये बन जाता है, ठीक है। अब ये क्यों इलिप्सॉइड को रिप्रेजेंट करता है वो अपन डिस्कस कर चुके हैं, मतलब ये क्यों ये सब चीज़ रिप्रेजेंट कर देती है, हमने बताया जनरली सेंट्रल कोनिकोड जब पढ़ते हैं हम, सेंट्रल इलिप्सॉइड जब पढ़ेंगे तो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो एक्स वाई जेड एक्सिस ले लिया हमने इलिप्सॉइड के, लेकिन वो तो ऐसे बन सकता है ना, इलिप्सॉइड एक्सिस भी टिल्टेड हो सकते हैं, ठीक है, जो प्रिंसिपल प्लेन्स हैं वो भी टिल्टेड हो सकते हैं। तो उस केस में कुछ इक्वेशन जब देखोगे ना तो इस तरह से कुछ बनेगी, अगर उसको और अच्छे से मैनिपुलेट करोगे, सपोज कोई एक इक्वेशन ऐसे बनी, ठीक है, वहाँ पे भी पढ़ते थे हम लोग, ये जे वे में पढ़ते थे ना, +2 में वगैरह में पढ़ते थे, इस तरह से इक्वेशन बनेगी एक्चुअल में इलिप्सॉइड की, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करना इस तरह से तो दिक्कत वाला काम है, इसी चीज़ को मतलब रिड्यूस करके रोटेशन के बेसिस पे, शिफ्टिंग के बेसिस पे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या किया है भाई, ये मतलब एक तो हमारे पास हम ये पढ़ते थे और हमको इक्वेशन दे दी इसकी, तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जो सेंटर है पहले तो इसको रोटेट करते हैं, है ना, इस एक्सेस को ही, ये एक्सेस जो थे 3 इनको रोटेट करके इस तरह से बना दें हम इसको, ठीक है। एक तो ये चीज़ कर देते हैं। अब हमारे पास ये पॉइंट है सेंटर, यहाँ पे हमारा ये था सेंटर, इसको शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो मिला के कुल मिला के क्या आ जाएगा कि हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ जाएगा वापस, इसी फॉर्म में जब हम लेते हैं ना, सिंपल सेंट्रल कोनिकोड की फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वो कन्वर्ट करने का तरीका सीखना है हमको ना। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए केस फर्स्ट कौन सा है। तो यहाँ पे अगर डी नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, डी, यहाँ पे देखो यू वी डब्ल्यू डी, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, डी में फिलहाल अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो केस फर्स्ट है। और यहाँ से आइडेंटिफाई कर ही सकते हो कि यहाँ क्या बन सकता है, यहाँ यही बनता था एलिप्सोइड कौन, उसी की चांसेस बनते हैं, और कोई तो चांसेस है नहीं इधर बनने के, कोई है तो बताओ। और कोई नहीं ना चांसेस इधर, सिर्फ यही बन सकते हैं, कौन हाइपरबोलॉइड ऑफ 1 और 2 शीट एलिप्सोइड, ठीक है। ठीक है, अब इसका क्या है प्रोसीजर नंबर फर्स्ट, सेंटर कैसे निकालते हैं। सेंटर निकालने का तरीका है डेल एफ बाई डेल एक्स बराबर डेल एफ बाई डेल पाई बराबर डेल एफ बाई डेल जेड बराबर, इसके क्वेश्चंस करके आना अगले क्लास में, सॉरी फिर अपन डिस्कस कर लेंगे अगर मेथड भी डिस्कस करना है। सेकंड बाकी ज़रूरी नहीं हो, ठीक है। जो डी डैश की वैल्यू होती है हमारे पास वही होती है, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 भी चाहिए, ऊपर था ना लैम्बडा 1 एक्स, ये इक्वेशन याद रखनी, हर केस में ना एक इक्वेशन बनेगी तो वो याद रखनी है। तो एक फर्स्ट केस में ये होती है, जैसे डी नॉट इक्वल टू 0 आया तो हमको पता लग गया हमारा केस फर्स्ट शुरू हो गया है, ये इक्वेशन बनेगी। अब लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 चाहिए, ठीक है। तो लैम्बडा 2 लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 कैसे निकलते हैं, डी बराबर डी माइनस लैम्बडा है का डिटर्मिनेंट निकाल लो, बराबर 0 होना चाहिए,
ठीक है, मतलब बेसिकली ए माइनस लैम्बडा, ठीक है। अगर ये आ जाएगा तो क्या होगा, इससे लैम्बडा की 3 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। सोल्व करो डिटरमिनेंट की, लैम्बडा क्यूबिक इक्वेशन करा होगा आइगन वैल्यू में, लीनियर अलजेब्रा में किसी ने पढ़ा होगा तो 3 वैल्यूज आ गई यहाँ से लैम्बडा की। तो ये 3 वैल्यू क्या होगी, एक लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, है ना। कहाँ पे रखना है फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर में रखो, वाई स्क्वायर में रखो, जेड स्क्वायर में रखो, फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि ये सोचोगे कि कहाँ रखूँ मैं, कौन सी वैल्यू कहाँ रखूँ, तो क्यों फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक्स वाई जेड एक्सिस है, रोटेट किधर कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है, किस तरह से रोटेट कर रहे हो। जैसे एक्स वाई जेड ऐसे है, मैंने इस तरह से एक्स वाई जेड लिखे कि मैंने इनको भी रोटेट कर सकता हूँ ना, एक्स वाई जेड को आपस में कैसे कर सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ इनको, ठीक है, ऐसे भी बना सकता हूँ इनको, ठीक है। तो वही बात है, किधर किस साइड में रोटेट कर रहे हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि एक्स में एक्स स्क्वायर के कंपोनेंट में रख रहे हो कि वाई स्क्वायर के में रख रहे हो। कुल मिला के आ गई लैम्बडा की 3 वैल्यूज, ठीक है। अब 3 वैल्यूज आ गई, तो अगर तीनों अगर देखो डी डैश है, ठीक है, डी डैश आपके आ जाए पॉजिटिव, और लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 है, ये भी आ जाए आपका पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा। इलिप्सॉइड होगा सर। इमेजिनरी हो गया ना, तो ये सब पॉजिटिव हो गया तो ये जीरो कैसे होएगा, है ना। सब पॉजिटिव हो गया तो जीरो कैसे होगा। वर्स्ट केस में क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड जीरो हो सकता है, लेकिन डी डैश अगर जीरो, वो भी पॉजिटिव है, जीरो नहीं है वो भी, तो फिर ये जीरो तो हो ही नहीं सकता, तो इमेजिनरी कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, इमेजिनरी एक तरह से वो बोल सकते हो, एलिप्सॉइड ही बोल सकते हो, ठीक है। ठीक है, दूसरा केस क्या है, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, ठीक है। मतलब कुल मिला के अपन को इतना रटना नहीं है इस चीज को ना, सीधा क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है ना। जैसे क्या, मान लो आपके पास एक वैल्यू आई 2, मान लो एक पास -2, -3, -4 वैल्यू आई, और डी डैश की वैल्यू आई आपके पास 2, ठीक है। तो रटना नहीं है कि कौन सा पॉजिटिव, उसको रिप्लेस करके देख लो, अपना आप दिख जाएगा। ऐसे रटोगे तो दिमाग खराब होगा, सीधा इसको रिप्लेस कर दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सीधा सीधा क्या दिख रहा है, ये एलिप्सॉइड है, सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। मान लो अगर एक आ गई -2, -3, 4, ये लैम्बडा की वैल्यूज आ गई, और डी डैश की वैल्यू आ गई 2, तो फिर से रखो, -2x स्क्वायर, -3y स्क्वायर, +4z स्क्वायर +2 बराबर 0, तो क्या बना, 2x स्क्वायर +3y स्क्वायर -4z स्क्वायर बराबर 2। क्या हो गया, ये हाइपरबोलिक ओपन शीट हो गया, अगर लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 हो गया, ठीक है। मान लो ये बन रहा -2 -2 +3 +4, और डी डैश की वैल्यू 2 आई है, ठीक है। तो -2x स्क्वायर +3y स्क्वायर +4z स्क्वायर +2 बराबर 0, ठीक है। तो 2x स्क्वायर -3y स्क्वायर -4z स्क्वायर बराबर 2, ये क्या बन गया, हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट बन गया। मान लो डी डैश की वैल्यू 0 आ जाए तो क्या बनेगा, कौन कौन बन गया ना, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, ठीक है। हमने बात की थी वो दो चांसेस बनते हैं उसमें, या तो कौन बनता है या फिर क्या बनता है, पेयर ऑफ प्लेन्स बनता है, ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन में। लेकिन पेयर ऑफ प्लेन्स का ये वाला केस नहीं होता है ना, वो आ गया आएगा केस, ठीक है। इसके बाद क्या है, तो फर्स्ट केस ही चल रहा है अभी हमारा, ठीक है। लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3 आ गए हमारे पास। अब हमको निकालने हैं डीआरस ऑफ एक्सेस, क्योंकि हम जो भी पढ़ेंगे एलिप्सॉइड, हाइपरबोलॉइड, जो भी सब हैं, ठीक है, इन सब में क्या होते हैं, जो एक्सेस होते हैं 3 एक्सेस, ठीक है। कोण में सिर्फ एक होता है ना, कोण में सिर्फ एक होगा, बाकी सब में कितने होंगे, एक्सेस होंगे, है ना, 3 3। तो एक्सेस निकालने का तरीका क्या है, डी माइनस लैम्बडा आई मैट्रिक्स लिखी है, ठीक है, इंटू एल एम एन बराबर 0 कर दो, ठीक है। अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, है ना, तो ये समझ में आ जाए। प्रिंसिपल प्लेन निकालने का तरीका, या तो ये याद रखो,
प्रिंसिपल प्लेन अगर निकालने हैं, तीन तीन प्रिंसिपल प्लेन होंगे ना इन सब में, एलिप्सोइड, हाइपरबोलॉइड, इन सब में, या तो याद रखो, ठीक है, अलग अलग लैम्बडा की वैल्यूज के लिए तीन प्लेन्स आ जाएंगे, ठीक है। वरना सिंपल याद रखो, L इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस M इंटू डेल एफ बाई डेल वाई प्लस N इंटू डेल एफ बाई डेल जेड बराबर 0, ठीक है। एलिमेंट चेंज होते रहेंगे ना तीनों एक्सेस के लिए, एलिमेंट तीन आएंगे ना ऐसे, एलिमेंट्स की वैल्यू, एक्सेस की वैल्यू, तो वो तीन वैल्यू पुट करो, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी करते हैं क्वेश्चन अपन लोग। सर ये जो एलिमेंट निकालने है इसका है क्या क्या ये जो एलिमेंट निकाले हैं ये डी आर्स किस ऑफ चीज के एक्सेस में, हैं? एक्सेस के डी आर्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉइड नहीं था, ये एक्सेस है, एक्स वाई एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, अगर टेढ़ा हो गया तो फिर एक्सेस बदल जाएंगे ना, तो वो एक्सेस बता देता है। क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। पहला क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 2zx प्लस 2xy माइनस 4x माइनस 8z प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब इसका d निकालेंगे 3 1 1 1 5 1 1 1 3, ठीक है, ये आता है नॉट इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू आती है 36 लगभग 36, ठीक है। इसका मतलब है केस फर्स्ट है, ठीक है। तो इन चार पोजीशंस में से कुछ होगा। अब लैम्बडा की तीन वैल्यूज निकालो सीधा। लैम्बडा की तीन वैल्यूज कैसे आएगी, 3 माइनस लैम्बडा 1 1 1 1 1 5 माइनस लैम्बडा 3 माइनस लैम्बडा 1 बराबर 0, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, 3 माइनस लैम्बडा लैम्बडा की वैल्यू देख, ठीक है, आ जाएगी लैम्बडा की वैल्यू, क्या है लैम्बडा की वैल्यू, तीन वैल्यूज आएंगी 2 3 6, ठीक है। इसको सोल्व करके तो, और डी डैश निकालना है अब हमको, ठीक है। डी डैश क्या था, यू एक्स वन प्लस वी वाई वन प्लस डब्ल्यू जेड वन प्लस डी, ठीक है। डी हमारे पास है 5, यू कितना है, ऐसे देखो 2ux था ना, तो u बराबर -2 हो गया, v बराबर हो गया 0, w हो गया -4 और d हो गया 5, ठीक है। x1 y1 z1 चाहिए, x1 y1 z1 क्या है, सेंटर है, डेल एफ बाई डेल एक्स बराबर 0 बराबर डेल एफ बाई डेल वाई बराबर डेल एफ बाई डेल जेड, ठीक है। तो ये चीज़ कर दें, तो इससे जब निकालोगे तो इक्वेशन, तीन इक्वेशन आएंगी, तो इसकी वैल्यू आएगी x बराबर 1/3, y बराबर -1/3, z बराबर 4/3, ये तीन वैल्यूज आ गई। ये क्या हो गया, सेंटर्स हो गया हमारे पास x1 y1 z1, ठीक है। अब टी डैश निकाल सकते हैं हम लोग पुट करके, टी डैश कितना आ जाएगा -1, तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी, इक्वेशन बनी 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6z स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो ये क्या है, इलिप्सॉइड है, ठीक है। अब हमको क्या निकालने हैं, एक्सेस के डी आर्स, तो वो कैसे निकालें, डी माइनस लैम्बडा आई मैट्रिक्स इंटू एलिमेंट बराबर 0 कर दो, ठीक है। तो डी माइनस लैम्बडा आई कर दें, डी क्या था, 3 माइनस लैम्बडा 1 1 1, डी माइनस लैम्बडा ये था ना, इससे 3 एक्सेस आएंगे, लैम्बडा की वैल्यू रखो, एक बार 2 रखो, तो क्या हुआ 1 1 1 1 2 1 1 1 1, एलिमेंट बराबर 0। इसको सोल्व करने पे दो इक्वेशन आएगी, एक आएगी l प्लस m प्लस n बराबर 0, एक l प्लस 2m प्लस n बराबर 0। यहाँ से सोल्व करेंगे तो m बराबर 0 l बराबर -n, तो l अपॉन 1 बराबर m अपॉन 0 बराबर n अपॉन -1, एक एक्सिस तो ये आ गया, ठीक है। क्या एक्सिस क्या हो गया, एक्सिस क्या लिखोगे, सेंटर क्या है इसका, सेंटर से पास हो रहा है ना एक्सिस, सेंटर ये 1/3 -1/3 4/3, तो x माइनस 1/3 अपॉन 1 बराबर y प्लस 1/3 अपॉन 0 बराबर z माइनस 4/3 अपॉन -1, एक एक्सेस ये आ गया। ऐसे दूसरा एलिमेंट पुट करो,
ठीक है, उसका आ जाएगा, तीसरा पुट करो 3 एक्सेस आ जाएंगे। ठीक है, ये एक्सेस है 3। ठीक है, अपन पहले एक्सेस क्या पढ़ रहे थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अब ये एक्सेस है। ठीक है, एलिप्सॉइड ही है, बस टेढ़ा एलिप्सॉइड है, इंक्लाइंड है ना। प्रिंसिपल प्लेन्स कैसे निकालना है, तो डायरेक्ट या तो फॉर्मूला याद करो या फिर ये करो, एल इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस एम इंटू डेल एफ बाई डेल वाई, है ना। एक प्रिंसिपल प्लेन निकालना है, तो 1 0 -1 था ना मेरे पास। ठीक है, अभी एलिमेंट की यहाँ पे डी सीज हैं, डी आर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डी आर्स भी ले सकते हो क्योंकि अल्टीमेटली वो एलिमिनेट हो जाता है ना। देख सकते हो ना यहाँ पे, यहाँ डी सीज ले लोगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन अंडरवुड होगा तो हट ही जाएगा ना। तो यहाँ जरूरत नहीं पड़ती, सेकंड केस में जरूरत पड़ती है कि हम डी सीज लेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस में बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, डी आर ले सकते हो। तो यहाँ 1 0 1 माइनस रखने का, तो डेल एफ बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ बाई डेल जेड बराबर 0। ठीक है, डेल एफ बाई डेल एक्स क्या था हमारे पास, ये है हमारा डेल एफ बाई डेल एक्स 3x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 माइनस डेल एफ बाई डेल जेड है 3z प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0। इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो क्या बना, 2x माइनस 2z प्लस 2 बराबर 0, x माइनस जेड प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो एक ये आ गया। ठीक है, एक प्रिंसिपल प्लेन निकाल दिया। ठीक है, उसी के अबाउट जो एक्सिस था वो उसी के अबाउट प्रिंसिपल प्लेन निकाल दिया, वही वाला। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी भी हम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कर देंगे बाकी भी, ये बाकी एलिमेंट लेके प्रिंसिपल प्लेन्स भी निकाल दो, डीआरस भी निकाल दो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 6yz माइनस 6x माइनस 2z प्लस 6y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, सेम तरीके से देखेंगे, इसमें डी ये बन जाएगा, ये क्या है, नॉट इक्वल टू 0 फिर से। ठीक है, तो हम क्या सेंटर निकाल लें, क्योंकि डी डैश में चाहिए हमको सेंटर की वैल्यू। तो डेल एफ बाई डेल एक्स डेल एफ बाई डेल वाई डेल एफ बाई डेल जेड बराबर 0। तो सेंटर क्या जाएगा इसका, 1 0 -1। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लैम्बडा की वैल्यूज निकालनी है। तो क्या करेंगे, डी माइनस लैम्बडा है, डिटरमिनेंट 0 कर दोगे, लैम्बडा की वैल्यू आ गई, ये आ जाएंगी 2 3 -4। डी डैश की वैल्यू निकाल लोगे यू एक्स 1 प्लस वी वाई 1 वाले मेथड से, वो आ गई -4। 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, मतलब बराबर 4। नीचे बन गया हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट। बाकी जो प्लेन्स है वो निकालते रहना ऐसे ही। ठीक है, ये क्वेश्चंस कर लेना इसके सारे। अगर डी डैश 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कौन अब केस 2। ठीक, केस 2 में एक कंडीशन दे रखी है, ये वाली, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये कंडीशन दे रखी है, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चाहो तो इसको याद भी नहीं कर सकते, वैसे ही हो जाता है। क्या होता है देखो, केस 2 केस 3 केस के बारे में डी बराबर 0, दोनों में डी बराबर 0 होता है ना। डी नॉट इक्वल टू 0 तो पढ़ लिया हमने, अब डी बराबर 0 पढ़ेंगे। ठीक है, और केस 4 केस 5 भी शायद डी बराबर 0 ही होता है ना। तो फिलहाल केस 2 केस 3 देख रहे हैं, तो डी बराबर 0 है हमारे पास। तो डी बराबर 0 का मतलब क्या है, अगर मतलब डी मतलब वही डिटरमिनेंट, अगर डी मैट्रिक्स मान रहा हूँ तो डिटरमिनेंट ऑफ डी 0। ठीक है, तो हमको क्या, लैम्बडा की वैल्यू जब निकालते हैं तो ये चीज़ यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है, एक वैल्यू लैम्बडा की 0 हो रही होगी, ये है ना, दिख पा रहा है, तभी तो ये 0 हो पा रहा है, कोई ना कोई लैम्बडा की वैल्यू 0 तो है, तो एक वैल्यू पक्का 0 आती है। ठीक है, जो वैल्यू 0 आती है ना लैम्बडा की, है ना, वही हमको देता है एक्सेस ऐसे केस में। क्यों, देखते हैं अपन लोग क्यों, तो मतलब क्या, भी तो प्रोसीजर देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, जैसे अपन लैम्बडा 1 एक्स स्क्वायर वाला लगाया था, यहाँ पे होता है लैम्बडा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्बडा 2 वाई स्क्वायर प्लस 2z होता है, क्या होता है, प्लस 2kz बराबर 0। यहाँ पे ये कंडीशन में रिड्यूस होता है। ठीक है, मोड डी बराबर 0 में, डिटरमिनेंट ऑफ 0 में दो केसेस होते हैं, एक तो या तो इसमें रिड्यूस होता है वो, ठीक है, वो डिस्टिंग्विश करेंगे अपन, या फिर किस में होता है लैम्बडा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्बडा 2 वाई स्क्वायर प्लस डी डैश बराबर 0।
एक ये भी केस होता है, ठीक है। इन दोनों में वो कन्वर्ट हो जाता है, ये केस 2 है और ये केस 3 है, ठीक है। ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अब हमको कैसे डिस्टिंग्विश करना है देखो, तो ये पक्की बात है कि देखो केस 2 के अंदर क्या है, अगर इसको ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो तो क्या क्या बन रहा है इसमें देखो, आगे हम पढ़ेंगे ये क्या क्या बन रहा है, देख लेना पैराबोलॉइड के चैप्टर में। ये हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड बन सकता है, ठीक है। ये एलिप्टिकल पैराबोलॉइड बन सकता है। पैराबोलॉइड क्या होता था, एक्स स्क्वायर, हमारा पैराबोला क्या होता था, वाई स्क्वायर बराबर 4x होता था ना, एक 1 डिग्री का होता था, दूसरा कितने डिग्री का होता था, 2 डिग्री का होता था, तो वही है ये पैराबोलॉइड है। इलिप्टिकल पैराबोलॉइड देख लो, हाइपरबोलिक तो समझने की जरूरत है नहीं, ये इलिप्टिकल पैराबोलॉइड होता है। इलिप्टिकल सेक्शन है जगह जगह, ऐसा होता है इलिप्टिकल पैराबोलॉइड, ठीक है। कि जेड पे अगर अगर ये जेड में ले लो, ये वाई ले लूँ, ये एक्स ले लूँ, ठीक है। तो z की जो भी वैल्यू लोगे, z कोई प्लेन z बराबर 1 z बराबर 2 लोगे, तो इलिप्टिकल सेक्शन बन रहा है ना इसमें, तो इसको बोलते हैं इलिप्टिकल पैराबोलॉइड। इसी को सर्कुलर पैराबोलॉइड भी बोल सकते हो, अगर मान लो a और b सेम है तो, है ना, जो कि रिवॉल्यूशन से बनता है अल्टीमेटली। जब रिवॉल्यूशन करते हैं किस एक्सिस के अबाउट, सपोज ये पैराबोला ले लिया, उसका रिवॉल्यूशन करें हम इस एक्सिस के अबाउट, तो वो क्या बन जाएगा, सर्कुलर पैराबोलॉइड बन जाएगा, क्योंकि रिवॉल्यूशन जब करते हैं वो तो हम इस हिसाब से करते हैं ना, वो सर्कुलर फॉर्म में, तो वहाँ पे ए और बी सेम हो जाती है। तो वहाँ पे आपको पीडी के अंदर एक क्वेश्चन भी याद होगा, वहाँ पे क्या बोलता है, वहाँ पे ऐसे ही कुछ बोलते हैं, पीडी में होगा जहाँ पे बोलते हैं कि क्वेश्चन बनाओ, पीडी की क्वेश्चन लिखो, अगर रिवॉल्यूशन वाला क्वेश्चन है तो सरफेस का, तो वहाँ पे पता क्या लेता है वो, ये लेता है फाई ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट सेम रह जाते हैं उसमें, ठीक है। तो ये लेके सोल्व करता है उस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, याद रखना पेपर के लिए आ सकता है ना, वहाँ पे गिवन नहीं होता है ये रिवॉल्यूशन से सोचना पड़ता है, ठीक है ना। तो सेकंड केस चल रहा है हमारा, तो अब हम क्या करते हैं कि सेकंड की तरफ बढ़ते हैं सीधा, है ना। अगर बीच में हमको दिख जाएगा कि थर्ड है कि नहीं, हमारा अपना आप दिख जाएगा, ठीक है। तो सेकंड केस में क्या करते हैं हम, लैम्बडा बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग, जैसे अभी लैम्बडा के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट निकाल रहे थे ना, तो जो लैम्बडा बराबर 0 होगा ये तो पक्का है ना। केस 2 केस 3 उसी के बारे में, एक लैम्बडा की वैल्यू 0 आएगी, और वही एक्सिस देखो, इलिप्टिकल पैराबोलॉइड देखो, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड देखो, एक्सिस तो इनमें होते हैं ना हमेशा, एक एक्सिस होता है, वो एक्सिस कैसे निकालेंगे, जैसे कोन में भी एक एक्सिस होता है, ठीक है। तो लैम्बडा बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग हम क्या निकालेंगे, एक्सेस निकाल लेते हैं, ये लैम्बडा बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग होता है, ठीक है। एक्सेस आ गया हमारे पास, अब वो एक्सेस कैसे, वही एलिमेंट वाला मेथड से d माइनस लैम्बडा आई इंटू एलिमेंट बराबर 0, ठीक है। लैम्बडा की वैल्यूज आ जाएगी, कैसे आएगी लैम्बडा की, इसी से आ जाएगी भाई। लैम्बडा की 3 वैल्यू आती है, एक तो 0 है, ये वो 0 नहीं लेना, 0 के अलावा जो बाकी 2 वैल्यूज हैं वो पुट करनी है, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2, ठीक है। अब रही बात k की वैल्यू, तो k कैसे निकालते, k बराबर ul प्लस वी एम प्लस डब्ल्यू एन, ये होता है k का केस 2 में, ठीक है। जहाँ पे क्या है एल एम एन, एलिमेंट क्या है, डीसीज है, डीसीज ध्यान रखना, ठीक है, डीसीज है ना। अब देखो, अब हम केस 2 केस 3 की यहाँ से डिस्टिंग्विश कर लेते हैं सीधा, डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ याद करने की जरूरत नहीं होती है। अगर k जो है नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारा केस 2 है, अगर k 0 है तो हमारा केस 3 है, और केस 3 के बाद हम दोबारा से नया k निकालेंगे अलग फॉर्मूले से, न्यू k, ठीक है। यहाँ से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अपन, है ना। तो k की वैल्यू ऐसे निकलेगी, है ना। तो अगर सेकंड केस में वर्टेक्स निकालना है आपको, उसका फॉर्मूला ये होता है, ये एलिमेंट वही है जो एक वो एक्सेस है ना, वो वाले एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट डीसीज है, ठीक है। यहाँ पे पूरी जगह डीसीज लेने हैं सेकंड केस में, और एक तो इससे क्या है, 2 इक्वेशन ही बनती है, ठीक है, दिख पा रहा होगा ना, दिखने में 3 है, 2 इक्वेशंस बनती है इससे। तीसरी इक्वेशन होती है ये,
ये थोड़ा याद करने वाला पोर्शन है ना। ये 3 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन यहाँ से बनेंगी, तीसरी ये बनेगी, तीनों मिलके क्या देंगे, वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा। अब क्वेश्चन देख लो एक बार इसका। 2x² प्लस 2y² प्लस z² प्लस 2yz माइनस 2zx। अब यहाँ पे देख पा रहे हो वैसे इलिप्टिकल, और उसमें कंफर्म तो कर पा रहे हो ना, ये क्या है, x² प्लस y² बराबर 2z। ये क्या है, इलिप्टिकल पैराबोलॉइड। ठीक है, और x² माइनस y² बराबर 2z, ये क्या है, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड। और ये क्या है भाई, कौन बताएगा, ये क्या है, y² माइनस x² बराबर 2z। हाइपरबोलॉइड ऑफ टू शीट। इसमें कहाँ 2 शीट आ गया, ये भी हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड ही है। देखो ये क्या होता था, x² माइनस y² बराबर a² याद है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, लेकिन y² माइनस x² बराबर a² क्या होगा, वही होता था, ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही था। यहाँ पे थोड़े शीट है, वहाँ पे तो z² वाले में होता है 1 शीट और 2 शीट वाला सिस्टम, यहाँ थोड़ा 1 शीट 2 शीट का हाइपरबोलॉइड ही है ये। ठीक, ये क्या बोलते हैं, हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड ही है। ठीक है, ये भी ठीक है, मैं बता चुका हूँ, रोटेशन से फर्क नहीं पड़ता है, एक्स वाई वो तो रोटेट कर सकते हो ना आपस में, देख लो। ये x² माइनस y² बराबर a² है, ये y² माइनस x² बराबर a² है, बस रोटेट हो गया पूरा सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे 1 शीट 2 शीट नहीं होता है, पैराबोलॉइड है। चलो इसके बाद क्या है, ये इक्वेशन हमारे पास थी माइनस 2zx माइनस 4xy प्लस x प्लस वाई बराबर 0। यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, d निकालेंगे। d हमने देखा 0 आ गया, इसका मतलब है या तो केस 2 है या क्या है, केस 3 है, और केस 3। अब ये मुश्किल ले जाएंगे आगे। सबसे पहले हम क्या करें, एलिमेंट निकाल ले हमारे। सेकंड क्या करेंगे, एलिमेंट निकालेंगे। एलिमेंट में निकाल के क्या करेंगे, लैम्डा बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग लैम्डा, तो मतलब एक तरह से डिटरमिनेंट ऑफ डी माइनस लैम्डा ये था ना, डी इंटू एलिमेंट। यहाँ से एलिमेंट आ गए, एलिमेंट किस में चाहिए मुझे, डी सीज में चाहिए। ठीक है, u बराबर हम क्या लगा देंगे, सॉरी k बराबर क्या लगाएंगे, यूएल प्लस वी एम प्लस डब्ल्यू एन। ठीक है, एलिमेंट क्या है, डी सीज है, तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1/√2। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है हमारा केस 2 ही है। तो हमारे पास लैम्डा 1 x² प्लस लैम्डा 2 y² प्लस 2kz बराबर 0। ठीक है, ये चेक करेंगे। अच्छा ये क्या है, ये कौन बताएगा, ये क्या चीज है, कौन है ये? नहीं x² प्लस y² बराबर माइनस 2z। इलिप्टिक पैराबोलॉइड। ठीक है, इमेजिनरी नहीं है ये नीचे है। अभी हमने पढ़ा था ये कुछ नहीं है, ये नीचे रहेगा, ये यहाँ पे है। सर्कुलर पैराबोलॉइड बोल सकते हो, मतलब जो भी है, मतलब कहने का मतलब वही है। ये 2x² ले लो। ठीक है, और ये क्या था, यहाँ पे ये इस तरह का कुछ था, सपोज ये है, तो नीचे आ जाएगा, इमेजिनरी नहीं है पर ये। ठीक है, तो जब यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा इलिप्टिकल पैराबोलॉइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया है ना। अब केस 3, तो इसके बाद हम केस 3 देख, तो हमारे पास अभी हम क्या, सेंटर भी निकाल, वर्टेक्स भी निकालना है, तो वर्टेक्स भी कैसे निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, ये बात समझ में पहले बता चुका हूँ, मतलब हो सकता है ना पैराबोलॉइड इस तरह का, इलिप्टिकल पैराबोलॉइड हवा में हो, टेढ़ा हो, इंक्लाइंड हो, तो ये वर्टेक्स निकाल रहे हैं, यहाँ से एलिमेंट्स भी निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये सब काम कर रहे हैं हम लोग। वर्टेक्स कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला भी दिमाग में रखना होता है, बता ही चुका ना ऊपर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है वर्टेक्स का केस 2 में। ये 3 इक्वेशन बनती हैं, इनसे वर्टेक्स निकलता है। ठीक है, केस 3 पे आओ। केस 3 में क्या बोला मैंने, जैसे k बराबर 0 आया,
प्रोसेस उसी प्रोसेस में चलना है, लेकिन जैसे k बराबर 0 आया, इसका मतलब क्या है, मेरा न्यू k निकालना है ना, और वो केस 3 है मेरा, ठीक है। केस 3 में चीज़ें बदल जाती हैं थोड़ी। क्या बदल जाता है कि इसमें क्या है, केस 3 में ये बनता है लैम्बडा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लैम्बडा 2 वाई स्क्वायर प्लस डी डैश बराबर 0। अब ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है इधर, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ये सिलेंडर बन रहा है ना एक तरह से, देखो इलिप्टिकल सिलेंडर, हाइपरबोलिक सिलेंडर। सिलेंडर कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये सिलेंडर है ना। ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये क्या है, हाइपरबोलिक सिलेंडर है, ठीक है। वैसे क्या है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, दिख रहा है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ये। और ये क्या है, सिंपल हाइपरबोला है, ठीक है। और लेकिन 3D में देखें तो क्या है, ये 2D में था हाइपरबोला, तो ये 3D में देखें तो ये क्या है, हाइपरबोलिक सिलेंडर है, हाइपरबोलॉइड नहीं है, हाइपरबोलिक सिलेंडर है। तो देख सकते हो इसको इमेजिन करके। सॉरी, मान लो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लेते हैं, इस तरह का बन रहा है ये, ठीक है। ये एक्सटेंड हो रहा है इधर, ऐसा कैसा, ठीक है। जैसे हम लोग नहीं करते हैं इलिप्स का, कैसे होगा, क्या बोलते हैं इलिप्टिकल, अगर मैं देखूं इलिप्टिकल सिलेंडर, मतलब बढ़ाते जाओ इधर साइड, ऐसा बनता नहीं है डायग्राम डायग्राम, ठीक है। जेड की डायरेक्शन में है ये सारे सिलेंडर, मतलब इलिप्स को, इलिप्स कई सारे इलिप्स डालते जाओ, जेड बराबर 0 पे, जेड बराबर 1 पे, एक एक करके बहुत सारे इलिप्स डाल दो, ठीक है। सेम इलिप्स को डाल दो, तो उसी को बोलते हैं इलिप्टिकल सिलेंडर। जैसे सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर में क्या होता है, सर्कुलर जो सेक्शन होता है उसी को ऊपर तक खींच दो, ठीक है, वो सर्कुलर सिलेंडर होता है। ये क्या हो गया, अगर ये इलिप्टिकल सेक्शन ले लूँ मैं तो यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, इलिप्टिकल सिलेंडर हो गया। और ये कैसा हो गया, हाइपरबोलिक सिलेंडर हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये इक्वेशन बनेगी। और तीसरा क्या पॉसिबिलिटी है, अगर डी डैश 0 आ जाए, तो डी डैश 0 आ गया तो मेरा क्या हो गया, पेयर ऑफ प्लेन्स, है ना। तो सेकंड केस के बाद हम थर्ड केस पे, हमको पता ही है अगर जो पहले वाला के था, अगर वो 0 नहीं आ रहा है, वो 0 आ जाता है, तो मतलब हमको नया केल निकालना है, और थर्ड इक्वेशन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या जाएगा, लैम्डा 2 वाई स्क्वायर प्लस के बराबर 0, ये होती है हमारे पास केस 3 में, ठीक है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 वैसे निकलेंगे, एक लैम्डा 0 होगा, डी 0 था क्योंकि ना डिटरमिनेंट 0 था, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 दो जो आएंगे नए, वो लैम्डा 1 लैम्डा 2 यहाँ रख दो। के की वैल्यू कैसे निकलती है, जैसे फर्स्ट मेथड में निकलती थी वैसे निकलेगी, सेम फॉर्मूला था, ठीक है। यहाँ पे लेकिन क्या होता है, सिलेंडर में देखा होगा, सिलेंडर में सेंटर थोड़ा होता है, सिलेंडर में क्या होता है, लाइन ऑफ सेंटर्स, जो एक्सेस होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें, तो हम ये लाइन ऑफ सेंटर कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, डेल एफ बाई डेल एक्स बराबर डेल एफ बाई डेल वाई बराबर डेल एफ बाई डेल जेड बराबर 0, ठीक है। ये क्या देता है हमको, लाइन ऑफ सेंटर देता है। एक सेकंड पे कुछ देखना चाह रहा हूँ मैं, माइनस 9 माइनस 9 माइनस 49 माइनस 50, ठीक है। लाइन ऑफ सेंटर्स निकालेंगे, यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या है, जस्ट तीन प्लेन्स क्या है, एक
सेंटर में नहीं काटती, नेचुरली होता है, अपना आप होता है, ठीक है ना। एक एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट में नहीं काटते, तीन प्लेन्स बनाएंगे ना, ये एक पॉइंट में ना काट के एक लाइन में काटते हैं, ठीक है। तो एक लाइन मतलब जो हमने पढ़ चुके हैं ना, ऐसे 3 लाइंस बनेंगे ऐसे। तो ये 3 प्लेन्स हैं, कोई भी 2 प्लेन ले लो या तो, है ना, अपना आप ही, तीसरे दिखता है, जरूरत भी नहीं तीसरे लेने की, एक लाइन बनेगी, है ना, यही लाइन ऑफ सेंटर है, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे एक क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है 26x² प्लस 20y² प्लस 10z² माइनस 4y z, ये वाला क्वेश्चन जो देखा होगा ना बुक में मिल जाएगा, ठीक है, बराबर 0। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर जब del f by del x del f by del y कर रहा हूँ तो एक वैल्यू, एक प्लेन तो आ रहा है ये, दूसरा आ रहा है 9x माइनस 10y प्लस z प्लस 9 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में अगर चेक करना हो किसी को कि मेरा जो लाइन ऑफ सेंटर है वो सही आया है कि नहीं, ठीक है, लाइन ऑफ सेंटर निकालना है हमको, ठीक है, तो वो सही आया है कि नहीं आया, वो ऐसे भी चेक कर सकता है कि लैम्बडा बराबर 0 के रिस्पेक्ट में एलिमेंट निकाल सकते हैं हम एक्सिस के, वो भी तो एलिमेंट आते हैं, एक्सिस के एलिमेंट आते हैं ना, तो वहां से एलिमेंट जो निकालोगे और ये 2 प्लेन से एलिमेंट निकालोगे, ये दोनों लाइन में इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो यहाँ से 2 एलिमेंट निकालोगे, दोनों सेम आएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसको यहाँ से भी काउंटर चेक कर सकते हो, जैसे आपने आंसर निकाला है कुछ, है ना, ये 2 प्लेन लिखे, आपको चेक करना है सही लिखे कि नहीं लिखे, ठीक है। तो इनके एलिमेंट्स चेक कर लो फटाफट, देखो -9 -49 और -36 -49 -130 प्लस 81 -49, ठीक है। वहाँ से चेक करोगे लैम्बडा बराबर 0 एलिमेंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 196 196 196, मतलब 111 आ गया डीआर्स, ठीक है, सेम आएंगे दोनों के आपस में, ठीक है। तो लाइन बन जाएगी एक लाइन में। अब यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला था ना ux1 प्लस vy1 प्लस यहाँ पे डी जो k की वैल्यू होती है, यहाँ पे ये होता है, वहाँ 2kz होता था, यहाँ पे k होता है सिर्फ, तो k की वैल्यू यहाँ पे कैसे आती है, नई k की वैल्यू जो एक्चुअल लिखनी है हमको, यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, उस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट, ठीक है। ये नेचुरली होगा अपना आप चेक करोगे ना कैलकुलेशन, जब प्रूफ देख करने की कोशिश करोगे तो अपना आप दिखेगा कि x1 y1 z1 कुछ भी ले लो, अगर वो लाइन ले रहे हैं तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। वो इस तरह से आपस में एडजस्ट हो जाता है कि वैल्यू सेम ही आएगी, तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, और फिर उससे आगे हम देख सकते हैं λ1 λ2 λ3 की और k की वैल्यू के बेसिस पे कि हमारा कौन सा है, ये एलिप्टिकल सिलेंडर है कि हाइपरबोलिक सिलेंडर है। अगर डी k0 आ गया तो क्या हो गया, k0 आ गया तो हमारे पास क्या हो गया, पेयर ऑफ प्लेन्स। सर एक बार दोबारा बता दोगे कि ये नया के कैसे आ रहा है, कौन सा, ये जो हमने K न्यू के फाइंड आउट करा ये वो ये क्या होता है, ठीक है। u हमारे पास है, vw db हमारे पास सब है ना, क्वेश्चन में गिवन होता है, x1 y1 z1 है, तो मान लो लाइन ये आ रही है आपके पास, ये बनी x माइनस वाई टू बराबर y माइनस 2/3 बराबर z माइनस 3/4, कोई भी पॉइंट ले लो इस पे, सपोज ये लाइन आ रही है तो चाहो तो 1 2 3 ले लो, ठीक है, ओके, चाहो तो 1 2 3 लो, या फिर और क्या ले सकते हो 3 5 और 7 ये भी ले सकते हो, ठीक है, जो भी लेना चाहो ले लो, आंसर सेम ही आएगा, है ना, वो एडजस्ट हो जाता है अपने आप। ये हो गया केस 3। अब केस 4 थोड़ी देर में खत्म कर रहा ना सर। हाँ बोलो। सर k बराबर 0 तो किसी पर्टिकुलर x1 y1 z1 के लिए आएगा ना, हर एक के लिए तो आएगा नहीं। किसी क्वेश्चन में आ जाएगा, किसी क्वेश्चन में जिसमें पेयर ऑफ प्लेन बन रहा होगा अपना आप आ जाएगा k बराबर 0। नहीं, लेट से प्लेयर ऑफ प्लेन बन रहा है बट हमने x1 y1 z1 रैंडमली चूज किया, तो फॉर एवरी x1 y1 z1 तो k इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए ना। 0 क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है k का, एक क्वेश्चन में k की वैल्यू एक ही आएगी, चाहे x1 y1 z1 कुछ भी ले लो। अच्छा ओके सर। समझे हो कि मतलब लाइन ऑफ सेंटर पे कोई भी पॉइंट ले लो k की वैल्यू फिक्स रहेगी, k की वैल्यू अगर 1 आ रही तो चाहे कुछ भी पॉइंट ले लो यहाँ पे 1 ही आएगी,
के पर मैं तो कह रहा हूँ अगर के की वैल्यू 0 आ जाती है, कई कंडीशन ले रहे हैं ना, अलग अलग इलिप्टिकल सिलेंडर की, हाइपरबोलिक सिलेंडर क्या है, तो ऐसे अगर के की वैल्यू 0 आ रही है तो वो पेयर ऑफ प्लेन्स है। ठीक है, अब ओके यहाँ तक सर। क्वेश्चन कर लेना, अगली क्लास फिर कल करते हैं, टाइम नहीं हो रहा। पूछना है किसी को कुछ? यहाँ तक के क्वेश्चन कर लेना और कोनिकोइड कर लेना, वहां तक जहाँ तक पढ़ा रखा है अच्छे से कर लेना ना, जो कुछ बता रखा है सोल्व कर लेना उसको। पूछना है किसी को कुछ? सर वो क्वाड्रिक कोन में क्या मतलब बोल रहा था, वो समझा दीजिए थोड़ा। उसमें क्या, उसने किसी ने किया तो था एक्सप्लेन, वही चीज ही है, देखता हूँ और क्या है। एक सेकंड रुको। Show that a quadric cone can be found to touch any 5 planes which meet at a point. Can be found मतलब ये क्वेश्चन है, to touch any 5 planes। इसका आंसर क्या है? आंसर तुम्हारे पास है क्या कहीं पे? क्या कहना क्या चाह रहा है ये? सर भेजा है मैंने आपको, देख लीजिएगा। क्या मेरे को पर्सनली भेजा है क्या? यस सर। सर मैं रीड कर दूं क्या, आप बता दीजिए। देख रहा हूँ, मिल गया। Therefore it is also possible to find। मतलब वैसे अच्छा, ये तो बस सिंपल बोल रहा है ना, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है बस, ये तो पॉसिबिलिटी तो है ही ना अपने पास, पता तो हमको कि ये हम नहीं करते थे वो क्वेश्चन की, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट लाइंस थी, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस थी, एक कौन पास करता है ना उससे, उसकी कंडीशन क्या होती है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता था ना, याद है कि नहीं? है ना याद? 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस अगर हम यस सर। लेते हैं तो वो तो होता ही था हमेशा, अगर मतलब जस्ट पॉसिबिलिटी देखनी है तो वो तो यहाँ से भी देख सकते हो सीधा, या फिर सिंपल ऐसा भी ले सकते हो, ये वाला भी था जहाँ जो एक्स वाई जेड एक्सिस से पास करता है सीधा। ठीक है, और ये इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि दूसरे किसी एक और सेट से पास कर सकता है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से 2 सेट से पास कर सकता है ना, एक तो कोऑर्डिनेट एक्सिस और एक और एक्सिस, या फिर सिंपल ऐसा ले लो, मतलब एक कोण ऐसा तो हम बना ही सकते हो ना एक तरह से, कि जो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस से पास करता है, ये तो बना सकते हैं। ठीक है, 3 लाइंस तो ये हो गई। उसके बाद फिर हम नहीं पढ़ते थे कि, तो सपोज जैसे ये वाला ही ले लो, इसके बाद हम 2 लाइंस और दे देते थे वहाँ पे, कि 2 लाइंस जो है वो इससे पास कर रही हैं। ठीक है, इस तरह से x बाई 1 बराबर y बाई 2 बराबर z बाई 3 ऐसे देते थे, फिर एफ जी एच की वैल्यू आ जाती थी वहाँ से। ठीक है, 2 इक्वेशन बन जाती थी ना, जैसे कुछ एक बन जाएगी f प्लस 6f प्लस 3g प्लस 2h बराबर 0। ठीक है, ऐसे एक और इक्वेशन बन जाएगी 2 लाइंस और बना के, तो एफ जी एच की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, तो एक कोण बन गया। अब ये कोण क्या है? रेसिप्रोकल कोण ऑफ द दूसरा है, क्योंकि हम प्लेन की बात कर रहे हैं ना, और इसमें बोला भी है कि नोट 3 ऑफ देम इंटरसेक्ट इन अ लाइन। सर वो क्या बोल रहा है, 5 कॉन्करेंट लाइंस। तो कॉन्करेंट ही हो गया ना, ये सारा ओरिजिन से पास कर रहे हैं ना हम लोग। मान लो एक आपको तो बस पॉसिबिलिटी दिखाना है, तो ओरिजिन ले लो सीधा, ओरिजिन ले लो, ओरिजिन से मान लो 5 लाइंस पास कर रही हैं, तुम दिखा तो पाई रहे ना, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर ले लो, क्वेश्चन करते तो थे हम लोग, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से पास होने वाला कौन, जो इस लाइन और एक और लाइन दे देता था कोई भी, इन दोनों से, इन दोनों, ये दोनों को से भी पास होता है ना, ये दोनों लाइंस और 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन से गुजरने वाला कौन, तो 5 तो लाइंस हमेशा होती थी, कॉन्करेंट थी ना ये सारी वर्टेक्स वाली। ठीक है, यस। और बोला है कि नो 3 ऑफ द प्लेन इंटरसेक्ट इन अ लाइन, इसका मतलब क्या है कि, वर्टेक्स बस से मतलब जा रहा हाँ बस वर्टेक्स से होगा, वैसे तो इसमें थोड़ा और सोचना पड़ेगा कि प्रिज्म भी तो हो सकता है, पर टू टच एनी 5 प्लेन्स। ठीक है, मतलब उतना कुछ है नहीं काम का, तो समझने का है बस, सोल्व करने से मतलब इतना लिख दो बस काफी है, यही चीज को लिख दो अपने बस, रेसिप्रोकल जैसे ऐसा जनरेट कर सकते हैं तो रेसिप्रोकल कर सकते हैं।
बाकी सोच लेना अगर सोच सको तो। प्रिज्म का क्यों नहीं हो पा रहा? प्रिज्म से, क्योंकि 3 प्लेन्स तो प्रिज्म से भी करते हैं ना। और कुछ पूछने किसी को? क्वेश्चन कर लेना कोनिकोइड के सारे, जनरेटिंग लाइन के यहाँ तक कर लेना। ये जो लास्ट वाला सेट है रिडक्शन का, उसके 3 केसेस कर लेना, ठीक है। अगर थोड़ा सा बचा है एक्सप्लेन कर दूंगा अगली क्लास में क्यों होता है वो सब। कल इसकी क्लास नहीं है 3D की, कल यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की क्लास है, ठीक है। चलो फिर बाय, लीव कर सकते हो। सर पोलर एंड प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट एक बार बता सकते सर?